जी हाँ, यूँ तो मौसम बदल चुका है, गर्मी का प्रकोप ठीक-ठाक हो गया है और अभी फ़िलहाल आप जहाँ देख समझ रहे हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, वहाँ तो गर्मी ठीक-ठाक पड़ने लग गई है। असम हो या पश्चिम बंगाल हो या केरल हो या तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, इन सब जगह गर्म तापमान है और राजनीति का तापमान भी बहुत सारा गर्म है। इसीलिए इस बार लगता है जैसे, लेकिन इसके बाद भी आपको देखा तो होगा ही आपने कि फूल वगैरह बहुत अच्छे से अभी भी खिले हुए हैं और मुझे भी इसी से लगा कि शायद मौसम ऐसा है कि बागों में बहार है, लेकिन दूसरी तरफ वायदों का पहाड़ है। वायदों का पहाड़ इस बार जितना है वो शायद ही चुनावों में उतना कम दिखता है। और सिर्फ यही नहीं, आपको तो आमतौर पे हिंदी भाषियों को तो जो चुनावों के वायदे दिखते हैं वो तो सिर्फ पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर नज़र आते होंगे आपको, लेकिन अगर आप तमिलनाडु की ओर चले जाएं तो तमिलनाडु में तो और भी हंगामा मचा हुआ है। वहाँ पे जो भी पार्टियां लड़ रही हैं वो बहुत ही कायदे से अपने वायदों को रूप देती रही हैं और इस बार भी उन्होंने रूप दिया है। और उसके जो क्रम में उन्होंने खूब सारे वायदे किए, बिल्कुल वायदों का एक पहाड़ बना दिया। और कई वायदे अगर हिंदी भाषी राज्यों के वोटर सुनेंगे तो उनको ताज्जुब भी होगा। तो सबसे पहले लेकिन मैं आना चाहूँगा पश्चिम बंगाल पे। पश्चिम बंगाल खास तौर से इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ की रणनीतिक जो चीज़ें चल रही हैं, जो वहाँ मारकाट चल रही है, जो सत्ता बनाए रखने और सत्ता छीनने की जो होड़ चल रही वो अपने आप में अद्भुत है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी तीसरी दफे आने के लिए जद्दोजहद में है। ममता बनर्जी इसके लिए बिल्कुल किसी हद तक जाने को तैयार हैं। दुर्घटना, अब मैं कह सकता हूँ दुर्घटना में जो उनका पैर में चोट लगी थी, उसके बाद वो व्हील चेयर पे सहानुभूति के वोट के साथ आगे बढ़ रही हैं और युद्ध में पूरी तरीके से जुटी हुई है। अभी तक तो ये कहा जा रहा था टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी पे हमला किया, लेकिन अब ममता बनर्जी ने खुद कह दिया नहीं, ये हादसा हुआ है, तो इसलिए उसे हादसा ही माना जाना चाहिए। लेकिन राजनीति को वो हादसा नहीं मानना चाहती है। राजनीति को इस बार सत्ता को बनाए रखने के लिए एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से वो काम कर रही हैं। और इसमें प्रशांत किशोर, द प्रशांत किशोर जिन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि द प्रशांत किशोर इसलिए कहा जा सकता है कि जिस प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को पहली बार अपनी राय मशवरा दे करके आगे बढ़ाया था केंद्र की सरकार में, उसी प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार को नीतीशे निश्चय करके जब चुनाव में लड़ाई लड़ी थी, इस चुनाव के पहले चुनाव की बात कर रहा हूं मैं, जिस अभी के चुनाव में तो उनके नीतीश कुमार की सीटें कम आई, लेकिन इसके पहले के चुनाव में जब जो हुआ था तो 2015 वाले में, उसमें तो नीतीश निश्चय करके उन्होंने जो तीर चलाए थे वो बहुत शानदार दिशा में लगे थे और बहुत शानदार तरीके से उनकी वापसी हुई थी। वो बात दूसरी बीच बीच में प्रशांत किशोर का पहिया गड़बड़ाया भी, निशाना भी गड़बड़ाया। कभी वो अमरिंदर सिंह के पास गए, वहां से वापस आना पड़ा उन्हें। कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में गए, वहां उनकी खटिया उखाड़ दी गई। लेकिन अब फिर वो पुनः ममता दी के साथ में, और साथ में उन्होंने अगला असाइनमेंट भी तय कर लिया। ये भी आपको शायद जानकारी दे दूं कि अमरिंदर सिंह के साथ में वो मुख्य सलाहकार के तौर पर जुड़ भी गए हैं और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। तो हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में ममता दी ने कोई भी एक ऐसा वायदा नहीं छोड़ा है जो वो नहीं कर सकती हैं, और उनको ये अंदाजा है कि
बहुत सारे वायदे तो किए जा सकते हैं, लेकिन लोग उसी वायदे पर काम करते हैं, यकीन करते हैं जो वायदा पैसे से जुड़ा होता है, और वो काम उन्हें बड़ी खूबसूरती से ममता दी ने किया है। और ममता दी ने जो उनके ऊपर वो जानती थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर ये आरोप लगेगी कि उनकी किसान योजना का पैसा नहीं पहुंचने दिया ममता दी ने, तो उन्होंने उसकी भी काट निकाली। और जो जितने भी वायदे किए थे, उसको एक वायदा जो इधर सबसे महत्वपूर्ण माना गया था कि घर घर द्वारे राशन पहुंचाया जाएगा। तो घर घर द्वारे राशन पहुंचाने की स्कीम के बारे में आपको अंदाजा होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी ये स्कीम लागू करने की सोची थी, लेकिन केंद्र ने उसको रोक दिया, और केंद्र ने कहा कि आप ये अपने जो आपके पास संसाधन है उनसे करना चाहे तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन केंद्र के खाद्यान्न से आप मुख्यमंत्री योजना मुख्यमंत्री ये योजना जो है घर घर राशन पहुंचाने की योजना को वो नाम नहीं दे सकते। और अब मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, हम बिना मुख्यमंत्री के योजना के, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बिना मेरे नाम की योजना चलाई जाएगी। अब होना क्या है ये अभी केंद्र इस पे तय करेगा, क्योंकि दिल्ली के राज्य की स्थितियां बिल्कुल अलग हैं और पश्चिम बंगाल पूरा राज्य है, दिल्ली आधा अधूरा राज्य है। ये एक अलग तरीके की लड़ाई है। और इस ममता बनर्जी ने जो इस वायदे के साथ साथ गरीब SC ST को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा कर दी, निम्न आय वर्गों को 6,000 रुपए। देखिए पैसे की बात जो मैंने कही थी आपको कि वो पैसा सीधा देने की बात है, तो वो कर दी, कहा सालाना 6,000 रुपए दिए जाएंगे। विधवा पेंशन उन्होंने बढ़ा करके 1,000 रुपए करने की बात कर दी। एक आध और वायदे ऐसे थे कि इस पे बहुत ज्यादा लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वो वायदा तो वायदा ही है, यकीन करें ना करें आप। हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देने का वायदा है। छात्रों को 10 लाख रुपए तक विशेष क्रेडिट कार्ड की, जैसे कि प्रधानमंत्री की कार्ड की किसान योजना है, वैसे ही उन्होंने छात्रों के लिए भी की हुई है। अब उन्होंने एक और निश्चित आय सुनिश्चित करने के लिए पहली बार बंगाल में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को की महिला मुखिया को इसके सहयोग के तौर पर आर्थिक सहयोग देने की व्यवस्था की बात की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य साथी बीमा योजना, जो स्वास्थ्य साथी मतलब हेल्थ कार्ड के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री वाला तो उन्होंने लागू नहीं किया था, तो ये किया। तो अब इतनी योजनाओं में जो मुख्य थी वो पैसे वाले को अगर आप देखना चाहें तो उसमें विधवा पेंशन है, 1,000 रुपए देने की बात है, दुआरे योजना की बात है, और निम्न आय वर्ग के लोगों को जो उनका बड़ा वोट बैंक माना जाता है उसको 6,000 रुपए देने की बात है, और गरीब SC ST को 12,000 रुपए देने की बात है। लेकिन इसके अलावा किसानों को भी उन्होंने 10,000 रुपए प्रति एकड़ देने का ऐलान कर दिया था। असल में ममता बनर्जी जो है वो OBC और दलित और आदिवासी परिवारों को जो पैसा देने की बात की है, उसके पीछे उनकी नजर जो है वो जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश है, क्योंकि भाजपा की भी नजर इस वोट बैंक पर है और भाजपा का इस वोट बैंक पे ज्यादा प्रभाव है। इसके अलावा क्योंकि कुछ जातियां पश्चिम बंगाल में ऐसी हैं जिनको महिष्य, तामुल, तेली, साहा, तो ये बहुत दिनों से OBC में आने की कोशिश में थी, जिनको अब वो OBC में रखने की कोशिश करने की बात की और कहा है कि इसके लिए टास्क फोर्स बनाया जा रहा है। और ये ऐसी सीटें हैं जिनमें जो लगभग 4 दर्जन यानी कि 50 के आसपास तो मान सकते हैं सीटों पर इनका प्रभाव हो सकता है। और पहला चरण का मतलब जो जंगल महल का इलाका है, झारखंड के और बिहार से जुड़ता हुआ जो इलाका है, उस पे उनकी काफी नजर है, वो उन्होंने कहा है। और जो विधवा महिलाओं को पैसा देने की बात है, उसमें हर महीने 1,000 रुपए दिया जाने की बात है। तय बात है कि किसी भी विधवा को अगर इतना पैसा मिलेगा तो निश्चित रूप से इस वायदे से खुश होगी। ये सब कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर
उनकी निगाह थी। हाँ, महिलाओं को लेकर के एक और महत्वपूर्ण बात की है, जैसे कि दिल्ली में भी चल रहा है कि महिलाओं को ट्रांसपोर्टेशन में उनको जो है वो फ्री है। उसी तरीके से यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि महिलाओं को फ्री हम बसों में यात्रा देंगे। ममता बनर्जी का एक वायदा क्या, एक काम पहले ही बहुत हिट हो चुका है, वो है 5 रुपए में भरपेट खाना देने के। अभी 2-4 महीने पहले ही शुरू किया था और उससे लोग काफी जुड़ गए थे। लेकिन क्या आप सोचते थे कि भाजपा इस पर बिल्कुल चुप रहेगी और भाजपा कुछ नहीं बोलेगी? तो जो ममता दीदी ने जो पिछले बुधवार को जो अपना घोषणा पत्र लागू किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा आराम किया, उसको सोचा समझा उस घोषणा पत्र को, और उस घोषणा पत्र को सोचने समझने के बाद 4 दिन बाद रविवार को अपना संकल्प पत्र, जिसे वो घोषणा पत्र नहीं कहते हैं, संकल्प पत्र, एक ये शब्दों का खेल है, हमेशा से ये भारतीय जनता पार्टी करती चली आई है। खासतौर से मोदी की सरकार ने उसका नाम जब बदला तो उसे संकल्प पत्र कहा, और संकल्प पत्र में उन्होंने ममता दी के वायदों की गांठ पूरी करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ इस चुनाव को क्योंकि बंगाली और नॉन बंगाली में वो करना जा रहा है, तो बंगाली अस्मिता से भी जोड़ने की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत फोकस काम करने की कोशिश करती है, हो पाए नहीं हो पाए बात दूसरी है, वो उनका, लेकिन अपना एक विचार धारा के लेवल पर वो करती रही है। इसीलिए शायद उसका सबसे प्रमुख वायदा जो था वो नागरिकता कानून को लागू करने के लिए था, और उन्होंने कहा कि हम पहली ही बैठक में इसको लागू कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि एक और बहुत बड़ा काम किया, उनको पता है कि महिलाएं पश्चिम बंगाल में काफी वोट देती हैं और वो खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, तो उन्होंने कहा ना, हम तो साहब 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। और उससे बड़ा काम जो पश्चिम बंगाल में अभी भी पढ़ाई लिखाई जागरूकता भले ही कितनी हो, लेकिन अभी महिलाएं वहां पढ़ने लिखने के लेवल पे बहुत काम कम हो पाता है, उनकी साक्षरता के लेवल पे भी काम कम है। तो ये कहा उन्होंने, पीजी से लेकर के वो केजी से लेकर के पीजी तक उनको मुफ्त पढ़ाई दी जाएगी। और यहाँ पे भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वायदे को आगे ले आए, कहने नहीं, सरकारी परिवहन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं वहां ऐसा अभी नहीं होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा कर दिया। शरणार्थी पश्चिम बंगाल में एक बड़ी बात रही है, वोट बैंक रहा है। उन्होंने कहा कि शरणार्थी योजना की शुरुआत की जाएगी और प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक हर साल जो है 10,000 रुपए सीधे उनके खाते में दिए जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए था, पूरा पैसे की काट पैसे से करने की कोशिश की गई है। और उसके लिए जो किसानों को, जो सबसे बड़ा जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी कमजोर पड़ रही है, तो उसने कहा किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसानों को दिया जाएगा। जो 75 लाख किसान हैं उनको यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 18,000 रुपए जो ममता दीदी ने नहीं पहुंचाए थे 3 साल तक, जब से प्रधानमंत्री की योजना चल रही है, वो भी पैसा जो है किसानों में सीधे देंगे। और किसानों को भारत सरकार की ओर से 6,000 नहीं मिलेगा, यहाँ के किसानों को थोड़ा अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जो राज्य सरकार का 4,000 रुपए जोड़ करके 10,000 रुपए दिए जाएंगे। मछुआरे, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि मछुआरे राज्य में बहुत बड़ी संख्या में है, समुद्री इलाके हैं सब जगह पर, तो उनको ये कहा गया है कि 6,000 रुपए दिए जाएंगे। और अब अगर आप देखें तो वो बंगाली अस्मिता की जो बात कही है उन्होंने, वो एक अलग तरीके से उसको कहा है। एक तो सीए का जो मामला था उसमें पहली बैठक में ये कह दिया कि साहब सभी हम पहली कैबिनेट की बैठक में ये सीए को लागू करने की बात कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को रोकने की बात की जाएगी और सीसीटीवी वगैरह जो है वो लगाए जाएंगे। एक और जो, क्योंकि बंगाल में धर्म को लेकर के काफी बवाल रहता है, हर धर्म का त्योहार विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा मनाने के लिए आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा।
पिछले दिनों यही हुआ था कि दुर्गा पूजा बनाने के लिए कई बार कोर्ट जाना पड़ा था, तो सरकार उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसपे लोग थोड़ा सा वो हो जाए। पैसे का जहां तक मामला है, सरकार उससे एक कदम और आगे निकली कि जो राज्य स्तर के कर्मचारी हैं उनको उन्होंने कहा 7वां वेतन आयोग भी दे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से राज्य कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ज्यादा झुक जाएंगे। और बंगाली स्मिता, जिसका मैं जिस शब्द का बार बार जिक्र कर रहा हूं, उसके लिए उन्होंने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जो है उनके नाम पर एक नोबेल पुरस्कार की तर्ज पे, नोबेल जो एक बहुत बड़ा पुरस्कार विश्वव्यापी माना जाता है और जिसमें काफी बड़ी रकम भी होती है, उसी तरीके का एक टैगोर पुरस्कार शुरू किया जाएगा। और क्यों? क्योंकि वहाँ पश्चिम बंगाल में जो बंगाली फिल्म उद्योग भी है वो भी ठीक ठाक है, तो उस पर कहा गया ऑस्कर पुरस्कार जैसा होता है वैसा ही एक हम पुरस्कार जो है सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत करेंगे। आप कह सकते हैं सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड से क्या फायदा होगा, लेकिन ये एक दूसरी पैठ होगी जो बंगाली भद्र मानुष है उसको पकड़ने के लिए कि ये इस तरीके से काम किया जा रहा है। असल में ये पूरा चुनाव इस बार जो है हाँ, एक और बहुत महत्वपूर्ण, जो ममता की जो कैंटीन चल रही उसकी काट के लिए भी उन्होंने कहा कि सभी राज्य भर में अन्नपूर्णा कैंटीन खोलेंगे और 2 ही वक्त नहीं 3 वक्त का खाना उसमें दिया जाएगा, और वो भी 5 रुपए से ज़्यादा उसका वो नहीं होगा। और पीडीएस के तहत जो है लोगों को चावल 2 रुपए से नहीं, यहाँ पर 1 ही रुपए का चावल गेहूं दिया जाएगा। एक और छोटा सा फर्क होता है जो आप देखते होंगे जब बंगाल में जाएंगे और खासतौर से कोलकाता में आप जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को उतनी मजबूत नहीं बताई जा रही है, वहां पर यह है कि टैक्सी और ऑटो चालकों को मेंटेनेंस के लिए हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। टैक्सी वालों को 5,000, ऑटो वालों को 3,000, शायद वो उस तरीके का उन्होंने किया है। तो आप ये समझ सकते हैं कि लड़ाई कितनी घनी है वहां पर, कितनी तीखी हो चुकी है, और इस तीखी लड़ाई में बहुत कुछ आगे होना बाकी है। बाकी तो नतीजा ही बताया जाएगा, लेकिन पसीना और खून सभी बह रहा है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। आगे देखिए होता है क्या। अब बात करते हैं तमिलनाडु के चुनाव की। तमिलनाडु का किस्सा बिल्कुल अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब इसलिए कि वहां की एक संस्कृति रही है फ्रीबीज बांटने की, और ये तब से रही है जब वहाँ करुणानिधि हुआ करते थे, और फिर उसके बाद एमजीआर मतलब करुणानिधि थे और फिर एमजीआर आ गए और उन्होंने अपने तरीके से करना शुरू किया। एमजीआर ने एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया था लोगों को अपने पाले में रखने के लिए, और खूब बहुत सारा चीज़ें वहाँ बांटी जाती रही हैं, जिसे कह सकते हैं आप उसको। और जयललिता ने तो एक बार आपको जान के थोड़ा सा, हिंदी भाषियों को जान के थोड़ा अजीब सा लगेगा, फ्री गोट्स स्कीम बनाई थी, यानी कि बकरा देने के लिए, जो बहुत सक्सेसफुल हुई थी और बहुत ही सफल मानी गई थी। लेकिन इस बार जो है इलेक्शन के दिन, यानी कि मेरे ख्याल से शायद 23 तारीख थी, और 23 मार्च को जब इसकी घोषणा की थी तत्कालीन जो थे अपने मुख्यमंत्री पलानीसामी, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सोने के भी जो सोना वहाँ रहन में रखा रहा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और उसके पास में, तो उनको उनका ऋण भी माफ करने की घोषणा की थी। जो घोषणा क्योंकि उसी दिन होनी थी जिस दिन इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की बात कही थी, करने वाली थी, तो उसके पहले कही थी, तो अभी भी वो फंसा जरूर हुआ है मामला कि वो माना जाएगा नहीं माना जाएगा, लेकिन बहुत ही आकर्षक स्कीम थी कि सोना जो ऋण सोने के लिए जो ऋण लिया गया है उसके माफी की जाएगी। ADIMK ने जो
क्योंकि अभी सत्ता में वही हैं, पलानीस्वामी हैं, जयललिता के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने फिर वही आर्थिक रूप से बहुत सारी चीज़ें देने की घोषणा कर रखी है, क्योंकि उनकी सरकार 10 साल से है, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वो। उन्होंने मुफ्त घर देने की बात की है, यहाँ पे भी एक वॉशिंग मशीन देने की बात की गई है, और साथ साथ जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि 2 GB डाटा दिया जाएगा और फ्री केबल भी दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जिस घर की जो घर महिलाएं चलाती हैं उनके लिए 1000 रुपये महीना देने की भी घोषणा की थी। लेकिन अब क्योंकि सत्ता जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ रही है, करुणानिधि के निधन के बाद स्टालिन उसको संभाल रहे हैं डीएमके को, और डीएमके ने ज़्यादातर बातें तमिल इस अस्मिता के लिए की हैं और वो उसी पे फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 75% जॉब जो है, नौकरियां जो है स्थानीय लोगों को दी जाएगी, जबकि आप जानते हैं ये संभव नहीं है कानून के ढांचे में, और आजकल इसको कानून के ढांचे में नहीं है, और आजकल इसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। राज्यों से भी उसने कहा है कि फिर से अपने तर्क भेजें, और खासतौर से हरियाणा में जो घोषणा खट्टर साहब ने कर दी थी उसको देखते हुए ये एक अलग सी घोषणा है। महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि नौकरियों में 40% आरक्षण होगा। अब क्योंकि तमिलनाडु की जो राजनीति है वो बहुत सारी मंदिरों से निकलती है, तो कहा है उन्होंने कि विभिन्न जातियों के लोगों को वहाँ नौकरी मंदिरों में नियुक्ति दी जाएगी। और अब उन्होंने लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें कही जो सबसे सीरियस लगती हैं, जो उन्होंने कहा है नई एजुकेशन पॉलिसी रखेगी, क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट में है एजुकेशन, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं स्टेट लिस्ट में आना चाहिए, और शिक्षा को समवर्ती सूची में स्टेट की तरह उसमें लाया जाए, इसके लिए भी वो काम करेगी। यानी कि एक तरीके से डीएमके धीरे धीरे अलगाववाद वाली जो बातचीत है, जिसे जैसे आमतौर पर हम लोग कहा जाता है कि अभी तक कहा जाता रहा है वन नेशन वन करके जो वाली जो बात है, उसकी धारणा को ख़त्म करती है ये उनकी घोषणाएं, जहाँ पर एक राष्ट्र की बात बहुत सारी नहीं है और ज़्यादातर बात स्थानीय लोगों को लेकर के की है। क्योंकि चुनावी बातें इसको कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, एक अलग सवाल है। लेकिन डीएमके ने बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो है गणराज्य की भावनाओं को तकलीफ पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे भी वही हाल है, और असम में लगभग वही चीज़ें हैं जो असम का जो घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ा अलग करती हैं, लेकिन उस पर कभी चर्चा बाद में करेंगे। अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इसलिए महत्वपूर्ण थे क्योंकि यहाँ की घोषणाएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो आगे तक ध्यान रखी जाएंगी। उसको देखते हैं कि आगे क्या होता है। चुनाव के नतीजे 2 मई को होंगे और उसके बाद ही सब कुछ तय होगा कि ये घोषणाएं कितनी कारगर साबित होती हैं। बहुत बहुत आभार आपका।